जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फायज ईसा साहब, उनके पास आज जो ये केस आया हुआ था कि लोगों को लाइफ टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है और वो कर नहीं सकते हैं, इलेक्शंस को कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर फायज ईसा साहब ने आज बड़ा ही एक फनी जुमला बोला जिस पे आज दुनिया काफ़ी हंसी है। उन्होंने कहा जी कि ये इस्लाम के डिक्टेट्स के अगेंस्ट है और ये जो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स है अंडर आर्टिकल 62(1)(f) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हम कर नहीं सकते हैं। ये जो केस है ये डिस्क्वालिफिकेशन का था फॉर 5 ईयर, जिसके के अंदर फिर अमेंडमेंट की गई थी। ये इलेक्शन एक्ट 2017 और लाइफ टाइम बैन दिया गया था कि करप्शन के चार्जेस के ऊपर। कुरान को मेंशन करते हुए इन्होंने कहा जी कि जो इंसान है वो हाईएस्ट क्रिएशन है अल्लाह ताला की, और सूरह सजदा जो है उनकी एक वर्स इन्होंने पढ़ी जिसमें कि उन्होंने कहा कि जी ह्यूमंस जो इंसान है यानी कि वो बैड नहीं होते, उसके डीड्स बैड होते हैं। तो अगर अल्लाह जो है वो कहता है कि अगर तुम माफी मांगोगे मैं माफ कर दूंगा, तो अगर अल्लाह माफ कर सकता है तो कोर्ट्स अपने दरवाजे जो है अगर कोई रिपेंट कर लेता है तो उसके लिए कैसे बंद करेंगे। अच्छा जी पैन फिर गल है वे कि फिर सारे काम कुरान दे हिसाब दे नाल करो हैं, फिर इमरान खान साहब ਨੂੰ इंसाफ ਦਿਓ, फिर ਜਿਹੜੀਆਂ औरतां ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ बिला वजह झूठियां केसेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ छोड़ो, जिन्होंने फिर मुल्क का पैसा खाया इस्लाम के मुताबिक, फिर जिन्होंने चोरी किया उनका दायां हाथ काटो है जी, फिर इस्लाम के मुताबिक वो जो चोर डाकू हैं उनको जेल में डालो, फिर इस्लाम के मुताबिक जो है आप जो अपने सुपीरियर की बात नहीं मानते हुए आप अपनी मनमर्जी कर रहे थे फिर आप रिज़ाइन दे दो। फिर इस्लाम के मुताबिक ये जो इस मुल्क के अंदर इतना जो ये लूट घसूट किया जा रहा है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई जर्नैल है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिक, सबको सजाएं दो। तो इस्लाम के मुताबिक तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था माजिद भाई कि अगर मेरी बेटी फातिमा वो भी चोरी करेंगी तो मैं उनका हाथ काटूंगा, है ना। तो फिर अगर आपको इस्लाम की बात करनी है फिर सारों के लिए इस्लाम लगाओ ना, कि इस्लाम आपने एक आदमी के लिए लगाना है बाकियों के लिए नहीं लगाना। भैन ये फिर मतलब है देखो खेडन वालियां गल्लां नहीं है, मजद पाई की तरह वो अपनी विकटां उठा के नस जाते सन ना, तुसी ऐसा नहीं करना, फिर तुसी उन विकटां लैके बैठे रहो, फिर सही इस्लाम के मुताबिक आप फिर फैसले करो। आप वैसे भी जिस ओहदे पे बैठे हुए हो, काजी का ओहदा है, आपका नाम भी काजी है, तो आप सही फिर फैसले करो। अच्छा जनाब, ये जो फैज़ाबाद का सिट इन हुआ था आपको पता ही है कि ये TLP तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान ने ये निकाली थी और उसके बाद फिर मिलिट्री वालों ने उनसे जाके कोई बातें चीतें की थी और फिर उनको हटाया था। उसके सिलसिले में जो है कोर्ट इनको बार बार बुला रही थी। ये जो हमारे फॉर्मर स्पाई चीफ थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब, ISI के हेड थे, और उनको बड़ी दफा अदालत ने बुलाया लेकिन वो आते नहीं थे। उसके बाद फिर अदालत ने तंग आके इनको एक क्वेश्चनर भेजा, उन्होंने कहा जी इस क्वेश्चनर का जवाब भेजें। हाँ, उसका जवाब फिर फैज़ हमीद साहब ने, ये मतलब है ये तो ये हो रहा है का ये इस्लाम के मुताबिक हो रहा है कि मतलब अदालत की ये इज्जत है कि भाई तुम्हें बुलाया जा रहा है और तुम आ नहीं रहे होते भाईजान, फिर इन्होंने वास्ते कोई तुसी डायरेक्टिव करना सी ना, नहीं इनके लिए नहीं निकाला क्योंकि ये ISI के चीफ थे हैं। अच्छा उन्होंने जी बहरहाल जब ये क्वेश्चनर है तो उन्होंने इसका सारा जो है अपने ऊपर जो उनके एलिगेशंस लगाए गए थे कि भाई तुमने जो है इनके साथ बातचीत की है और तुमने सारा कुछ किया। उसने कहा जी नहीं मैंने नहीं की, ये जो है ये गवर्नमेंट जो थी उस वक्त की उसने मुझे कहा था, उस गवर्नमेंट के कहने के ऊपर मैंने इनके साथ बातचीत की थी। नवंबर लास्ट ईयर में जो केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाने की जरूरत है फैज़ाबाद सिट इनके ऊपर, और जो है एक फाइंड आउट करने की जरूरत है कि ये जो है क्या क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में एक फैज़ाबाद के ऊपर वर्डिक्ट दिया था। तो जो काजी फैज ईसा साहब है उन्होंने लास्ट ईयर नवंबर 15 को कहा था कि हम एक जो कमीशन बनाया है उसको ऐसे एम्पावर कर रहे हैं कि वो उसके अंदर हर किसी को बुलाया जा सकता है, चाहे फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, चीफ जस्टिस हैं, ताकि वो जो है आके जवाब दें और बताएं कि असल में वहाँ पे क्या हुआ था। तो उस सिलसिले में इनको भी बुलाया था। बहरहाल 3 दफ़ा बुलाने के बाद जब ये नहीं आए तो इनको क्वेश्चनर भेजा और फिर अब जो कमीशन है उसको कहा गया है कोर्ट की तरफ से कि भाई आप ये अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में 22 जनवरी को सबमिट करें कि आपने क्या फाइंड आउट किया, क्या सही था क्या गलत था। ठीक है जी। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट जो है जी रावलपिंडी में उसने पोस्टपोन किए हैं आज इमरान खान साहब और उनकी वाइफ जो हैं बुशरा बीबी की इंडाइटमेंट जो है तोशा खाना रेफरेंस केस में टिल सैटरडे जनवरी 6। जज मोहम्मद बशीर जो हैं उन्होंने जो है ये चार्जेस अभी इनके ऊपर नहीं लगाए हैं बुशरा बीबी और इमरान खान के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि क्योंकि ये जो नैब के प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज, उन्होंने कहा जी कि हमको और ज़्यादा इसके ऊपर टाइम चाहिए और हम जो है
आर्ग्यूमेंट्स जो हैं और इस केस के अंदर तैयार करना चाहते हैं। 5 मेंबर स्पेशल प्रोसिक्यूशन टीम ऑफ नैब जो है वो परस्यू कर रही है कि ये रेफरेंस जो है इनके अगेंस्ट दायर किया जाए, लेकिन उसके अंदर पूरी उनके पास डिटेल्स नहीं है, जिसके लिए उन्होंने टाइम मांगा है। कोर्ट जो है फिर से रिज्यूम करेगी अपनी हियरिंग जनवरी 6 को, लेकिन आज भी जो हियरिंग हो रही थी वो अडयाला जेल के प्रेमिसेस में हो रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको वहाँ पे जेल किया गया है। तो इनके और इनकी बेगम साहिबा जो हैं उनके खिलाफ ये इंडाइटमेंट अब अगर आएगी तो फिर ये और भी उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अच्छा, आप जानते ही हैं जनाब कि अब बस 5 वीक्स रह गए हैं, क्योंकि फरवरी 8 को जनरल इलेक्शंस जो है वो इस पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं, अगर हुए तो। वैसे तो मुझे लग नहीं रहा, लेकिन अगर हुए तो, और अगर हुए भी तो वही जो बांग्लादेश के अपोजिशन लीडर ने कहा कि शैम इलेक्शंस होंगे, शैम इलेक्शंस ही होंगे। बहरहाल MQMP जो है इस सिलसिले में उन्होंने आज अपना मैनिफेस्टो जो है वो रोल आउट किया है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ये जो पार्टी है, इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची के अंदर, और इनके साथ जो इनके सेकंड डेप्यूटी जो हैं, मतलब लेकिन सेकंड नहीं बल्कि थर्ड भी, यानी कि दोनों आप कह सकते हैं डेप्यूटी इनके कन्वीनर्स जो हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल, दोनों ही आज इनके साथ थे और वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी कि हमारा जो ये मैनिफेस्टो है, हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 50 साल पुराना हो गया, उसके अंदर अमेंडमेंट्स लाने की जरूरत है ताकि जो पावर ऑफ डेवोल्यूशन ऑफ पावर है वो ग्रास रूट लेवल पे लेके जाई जा सके और कॉमन मैन को एम्पावर किया जा सके। और हम जो है एक पावरलेस डेमोक्रेसी को पाकिस्तान के अंदर नहीं मानेंगे। इसके अलावा डॉक्टर फारूक सत्तार जो हैं उन्होंने ये भी कहा जी कि मैं एक बिल कर रहा हूँ प्रपोज स्टेट इंस्टीट्यूशंस को, और मैं ये उनको कहना चाहता हूँ कि अमीर और गरीब के बीच में इक्वल टैक्सेस होने चाहिए। वाह जी वाह, क्या बात है पायन, ये तो कमाल की आपने बात की, दिल मेरा जीत ली है। और पानी की जो कमी है कराची के अंदर उसको हम खत्म करेंगे, और ये सारे जो कराची के मसले हैं 4 साल में खत्म करेंगे। वैसे एक बात है माजिद भाई, जो कराची में मुस्तफ़ा कमाल जब था ना चीफ मिनिस्टर, उसके अंदर जब ये गवर्नर था शायद, उसके अंदर जब रहते थे तो लोगों ने काफ़ी इसकी तारीफ की थी कि काफ़ी काम किया मुस्तफ़ा कमाल ने। हाँ, मेयर था शायद कराची का, तो उन्होंने कहा जी काफ़ी इसने काम किए हैं वैसे कराची में। तो वो कहते हैं जी कि अब हम आएंगे तो हम और काम करेंगे। चलो जी ठीक है, अच्छी बात है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है जी उसने अपना एक इंजंक्शन इशू किया है ऑन डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड ऑफ ग्राफ्ट कॉन्विक्ट्स, जिनको के नैब के अकाउंटेबिलिटी लॉज के अंडर जो था कन्विक्ट किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच जो है कंसिस्टिंग ऑफ जस्टिस मोहसिन कियानी, समन इम्तियाज, उन्होंने रेस्टोर किया है आज 10 ईयर डिस्क्वालिफिकेशन पीरियड, जिसको के खत्म करके 5 साल का बनाया गया था। सीनियर स्पेशल प्रोसिक्यूटर नैब मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे आज वो अपीयर हुए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने। उन्होंने कहा जी कि PMLN के जो पॉलिटिशियन हैं फाइक अली जमाली, उनका जो सेंटेंस था अपहोल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो इसलिए उसकी जो 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है उसको रेस्टोर किया जाए। कल PMLN ने अभी इनको टिकट दिया था कि जी ये बलूचिस्तान की जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट है उससे ये कंटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब आज जो है उन्होंने कहा है कि नहीं, 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन जो है उसको हम रेस्टोर करेंगे। तो पायन फिर अगर डिस्क्वालिफिकेशन 10 साल दिए फिर तुसी किस तरह इलेक्शन लड़ोगे पायन, है जी? तो फिर ना खेडन वालियां गल्लां आईयां ना। ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पता है क्या कर रही है माजिद भाई? बॉल भी अपने पास रखा हुआ है, बैट भी अपने पास रखा हुआ है, विकेटें भी अपने पास रखी हुई हैं, वो कह रहे हैं किसी को नहीं हम खेलने देंगे। व्हाट इज दिस? अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट जो है जी उसने आज डायरेक्ट किया है PTI लीडर उमर आफ्ताब ढिल्लों की जो ये पटिशन थी उसके ऊपर, जिसमें कि उसने चैलेंज किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो हमें जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को जो है वो मानता नहीं है। तो उसके बारे में आज लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इनएडमिसिबल है, यानी कि जो असी नहीं खेड रहे थोड़े नाल, असी खेडन देना ही नहीं PTI नो, है जी। और वैसे भी लाहौर हाई कोर्ट आपको पता ही है, लाहौर हाई कोर्ट जो है उनके जस्टिस जवाद हसन जो है उन्होंने ये इनकी प्ली जो थी ये डिसमिस की थी, और उन्होंने कहा जी कि ये जो आप ये ढिल्लों साहब लेकर आए थे लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन के पार्टी का जो इलेक्टोरल सिंबल बैट है, ये उसको वापस दिया जाए, क्योंकि ECP ने कहा था कि आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस जो हैं वो ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा जी कि इनको बोलें कि इंट्रा पार्टी हमारे इलेक्शंस और हमारा बल्ले का निशान जो है अपनी वेबसाइट पे इलेक्शन कमीशन छापे। लेकिन जो है इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि आपका इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हुए हैं वो इलीगल हैं, इसलिए हम आपके साथ ये नहीं कर सकते। आज ढिल्लों साहब ने कहा जी कि जो ECP है वो तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में कोई जो है वो डिसीजन दे ही नहीं सकती, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस तो है ही नहीं, उसके पास तो ये हक है ही नहीं कि वो जो है कोई इस तरह की जो है
वो डिक्टेट्स दे और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पे बात करे और फिर उसकी बेस पे किसी पार्टी को जो है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए बोले। और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इसके अलावा जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं उनको हरास भी किया जा रहा है और उनके नॉमिनेशन पेपर्स भी नहीं लिए जा रहे हैं, तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा गौर करें। बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट ने कहा जी कि नहीं, आपका ये जो पिटीशन आप लेकर आए हैं ये सही नहीं है जी, बिल्कुल सही नहीं है। अच्छा जी, चलो ठीक है। पेमरा जो है जी, उसने आज लाहौर हाई कोर्ट को बताया है कि हमने इमरान खान की स्पीचेस के ऊपर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। हैं? कोई पाबंदी नहीं लगाई है तो फिर दिखाई क्यों नहीं? Payan, what is this going on? I don't want to do this news segment. What is this? ये सारी झूठी खबरें आज मैं दे रही हूँ। तो पेमरा ने आज जी ये बताया लाहौर हाई कोर्ट को। उसकी वजह ये है कि पेमरा के जो काउंसिल हैं उनको बुलाया था हारून दगल साहब को, और उनको जो पिटीशन एक डाली थी इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा था जी कि पेमरा ने जितने भी सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं उनको कहा था कि मेरी स्पीचेस और प्रेस टॉक्स जो हैं उनको ब्रॉडकास्ट नहीं करना है। और क्योंकि जब इमरान खान साहब ने फॉर्मर आर्मी चीफ कमर बाजवा के खिलाफ जो है बात की थी कि उन्होंने जो है मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया और ये जो करप्शन चार्जेस में लोग इन्वॉल्व हैं इनको ये जो है बड़ा वो फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं यानी कि, तो उसके बाद जो है फिर मिलिट्री को क्रिटिसाइज करने के लिए इनको बंद कर दिया था। आज जब कोर्ट ने इनको बुलाया जिसके बारे में कहा गया था कि ये वेंजियंस जो है वो दिखा रही है पेमरा, तो उनके जो ये काउंसिल थे उन्होंने कहा जी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हमने किसी भी टीवी चैनल को ऐसे नहीं कहा। लाहौर हाईकोर्ट ने बहरहाल उनको पेमरा को कहा कि आप बिल्कुल टीवी चैनल्स को प्रेशराइज करने से रिफ्रेन करें, क्योंकि जो ये कंसर्न्स इन्होंने शो किए हैं क्योंकि इलेक्शन का टाइम है, तो आप इनकी जो स्पीचें और रैलीज जो हैं वो दिखाएं। पायन रैली उनको करना ही नहीं दे रहे तो दिखानी क्या है जी। बहरहाल जी लाहौर हाईकोर्ट ने आज इनको इस मामले में ज़रूर डांटा। हिंदुस्तान के अंदर भी चीज़ें भड़क गई हैं बहुत ज़्यादा, बहुत, क्योंकि वह पे भी इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है जी, आज दा ये वायर की स्टोरी है, दिस इज़ रिटन बाय शिवा सुंदरा। क्या ये आर्टिकल है जनाब, ये पढ़ने के लायक है, बहुत लंबा आर्टिकल है। बहरहाल इसमें से मेन चीज़ें हम आपके लिए लेकर आए हैं और आप ज़रा वर्ड्स देखें जो इन्होंने, जो ये शिवा सुंदर साहब ने यूज़ किए हैं। वो कहते हैं जी हिंदुस्तान के इस वक्त अंदर मोदी युग है, यानी कि मोदी का ईरा है, युग जो होता है ईरा, मोदी युग है, और यहाँ पे हिंदुत्व, ब्रह्मा मैनिकरम और मेजॉरिटेरियनिज्म जो है वो चलाया जा रहा है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको खराब किया जा रहा है और उसकी अपनी कुछ री इंटरप्रिटेशंस की जा रही हैं, उसको डिस्टॉर्ट किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी ये सारे के सारे जो मोदी जी को खुश करने के लिए वर्डिक्ट्स है उनके हक में दे रहा है, चाहे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 होए, चाहे अयोध्या का मसला होए। तो हमारी जुडिशरी जो है वो भी ठीक काम नहीं कर रही है, और अगर नहीं कर रही है और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक भी मुल्क नहीं चल रहा है, तो दिस शुड बी अ सोर्स ऑफ कंसर्न फॉर द पीपल ऑफ इंडिया, जो कि कहता है कि हम एक सेक्युलर और डेमोक्रेटिक और फेडरल रिपब्लिक हैं। ये हिंदुस्तान की सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म के लिए जहर है जो इस वक्त चल रहा है। वो कहते हैं जी कि जुडिशरी जो है उसके बारे में तो हम जो क्रीम होती थी हमारे मुल्क की वो जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में हम बिठाते थे, लेकिन इस वक्त जो उन्होंने सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी जो डिसीजंस दिए हैं, चाहे कि अयोध्या का जजमेंट था, चाहे कि वो आर्टिकल 370 का था, तो ऐसे लग रहा है कि ये भी हिंदुत्व जो एजेंडा है उसके ऊपर चल रहे हैं और अपना जो जजमेंट है वो पॉलिटिकल एजेंडा के साथ मिला के दे रहे हैं, जो कि बहुत ही विच इज क्लोजर टू द हार्ट ऑफ बीजेपी। वो कहते हैं जी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस थे जब ये आर्टिकल 370 पे या बाबरी मस्जिद के केस में बात कर रहे थे, तो हिंदुस्तान के मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं इनको हल करने के लिए बैठे हुए थे, लेकिन इन्होंने जो ये प्रोजेक्ट हिंदुत्व राष्ट्र है इसको जो है इसकी आइडियोलॉजी को हाईलाइट किया और अपने वर्डिक्ट्स जो हैं वो सही तरह से नहीं दिए, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने नॉर्मलाइज किया मोस्ट एबनॉर्मल एंड मोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल थिंग को, जिसके के बहुत ही ग्रेव जुडिशियल लेजिटिमेसी के क्वेश्चंस जो हैं वो अब रेज किए जा रहे हैं लीगल सर्कल्स के अंदर, हिंदुस्तान में भी और हिंदुस्तान के बाहर भी। उन्होंने कहा जी कि ये क्रीम जो बैठी हुई थी इंडियन जुडिशरी की इन दोनों केसेस को करने के लिए, तो इनके जो जजमेंट्स आए वो ये शो करते हैं कि ये देयर इज अ डेंजरस इमर्जेंस ऑफ मेजॉरिटेरियनिज्म इन द कंट्री, जो कि हिंदुस्तान जैसे सेक्युलर कंट्री के लिए जहर है।
आर्टिकल 370 के लिए जिस वक्त जुडिशरी ने सारा फैसला दिया तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल इमोरलिटी शो की है, क्योंकि वो झुक गए स्टेट के सामने और उनको खुश करने के लिए इन्होंने कहा, और ये बिल्कुल इलीगल तरीका था सुप्रीम कोर्ट का। इसके अलावा ये जो सारे लीगल ल्यूमिनरीज यहां पे बैठे हुए थे, उनके फैसलों से जो दूसरे लीगल ल्यूमिनरीज हैं जो कि आजाद हैं अभी भी इस मुल्क के अंदर, उन्होंने कहा कि इनकी जजमेंट्स जो थी दोनों, अयोध्या की भी जो जजमेंट थी यानी कि जो बाबरी मस्जिद की थी और आर्टिकल 370 की, उसमें सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज थे जजमेंट के अंदर। तो ये इतनी क्रीम जो बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, ये इन्होंने ऐसे फ्लॉड जजमेंट्स कैसे दिए, और फिर ना सिर्फ फैसले दिए बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनली उनको वैलिडेट किया कि जो हम ये खास तौर पे जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड का स्टेटस खत्म करके उसको एक यूनियन टेरिटरी बना रहे हैं, उसको लीगल कवर दिया, जो कि बिल्कुल ही गलत है। तो अगर ऐसे ही हिंदुस्तान की जुडिशरी के फैसले चलते रहे तो अगले लोकसभा के जो पोल्स होने वाले हैं उसमें आप सोच ही सकते हैं कि रिजल्ट्स क्या आएंगे। व्हाट इज दिस माजिद भाई। द गार्डियन की आज एक स्टोरी है जी, और ये स्टोरी भी मोदी जी के ऊपर है, क्योंकि अब इलेक्शंस हैं इस साल में हिंदुस्तान में भी, और वो कह रहे हैं जी कि मोदी जी के अगेंस्ट कोई भी खड़ा होता हुआ हमें नजर नहीं आ रहा। राहुल गांधी या बाकी की जो अपोजिशन है वो तो बिल्कुल ही नहीं हम समझ सकते हैं कि इनके सामने खड़े हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह का रेटरिक खासतौर पर जो हिंदी बेल्ट ऑफ नॉर्थ है उसके अंदर जो हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा जो अपना ड्राइव किया है वो लोगों को इस वक्त बहुत भा रहा है, और यही लग रहा है कि जो मूड है वो बिल्कुल मोदी जी जैसे जीते थे 2014 में तो नेशन का था, वैसा ही झुकाव और मूड जो है अब फिर से नजर आ रहा है। वो कह रहे हैं जी कि मोदी जी की गवर्नमेंट जो है उसने हर चीज को कंप्लीटली जो है अपने उसमें कर लिया है, बेतहाशा पावर है, अनप्रेसिडेंटेड पावर है, क्रिटिकल जो मीडिया था उसको चुप करा दिया है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो थी उसको खत्म करा दिया है, पार्लियामेंट्री जो स्क्रूटनी थी उनको वहां पे ऑपोजिशन को हाइशअप करा दिया है। एज अ रिजल्ट इनकी कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं सारी इंटेलिजेंस वो इनके अपने मतलब को हल करने के लिए लगी हुई हैं। वैसे तो वो कहते हैं कांग्रेस जो है अभी स्टेट इलेक्शन तेलंगाना में जीती थी, लेकिन इसके अलावा उसके पास और ज्यादा पावर नहीं है कि 3 ऑन स्टेट्स में उसकी गवर्नमेंट है। कोalition जो भी बनी है इंडिया, जो कि कहते हैं कि हम यूनाइटेड हैं और बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, उनके अपने बीच में बहुत सारे जो हैं इश्यूज हैं जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, जिससे कि लगता है कि बीजेपी फिर से एक दफा से जीतेगी। खासतौर पे अभी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें कि मोदी जी की गवर्नमेंट फिर से जीती है, ये कह के कि जी हम तो फ्री फूड देते हैं, कैश देते हैं, गरीब लोगों को वेलफेयर स्कीम्स चलाते हैं, और हम जो हैं इसको एक ऐसा देश बनाएंगे जिसकी के एग्जाम्पल सारी दुनिया लेगी। ये चीजें जो हैं लोगों को बहुत भा गई हैं। बीजेपी हेवीली प्ले करता है हिंदुत्व सेंटीमेंट पे, हिंदू मुस्लिम कम्युनलिज्म जो है उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है, और जो अपने ये जो न्यूज चैनल, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप है उसके ऊपर अपना एजेंडा चलाया जा रहा है, क्रिटिक्स को खामोश किया जा रहा है। क्रिटिक्स का हिंदुस्तान में इस वक्त कहना है कि हिंदुस्तान के अंदर जिम क्रो लॉज चल रहे हैं। जिम क्रो लॉज के बारे में हम आपको बता दें कि ये सदर्न यूएस जो स्टेट्स हैं, अमेरिकन स्टेट्स, उसमें ये थी, लाई गई थी 19th and 20th सेंचुरी में, जिसमें के ब्लैक्स जो थे उनको ऑन द बेसिस ऑफ रेस डिसफ्रेंचाइज किया गया था। वो कहते हैं जी यही रियलिटी हिंदुस्तान की बन जाएगी मुसलमानों और दूसरे माइनॉरिटीज के खिलाफ अगर मोदी जी तीसरी टर्म भी जीत के आ जाएंगे। यहां पे फिर सुप्रीम रहेगा हिंदू, डिप्राइव किया जाएगा मुस्लिम और क्रिश्चियन, और इनको डिप्राइव किया जाएगा इक्वालिटी, इनको फिर सेकंड ग्रेड सेकेंडरी सिटीजनशिप दी जाएगी, यहां तक कि फिर इनसे राइट टू वोट भी ले लिया जाएगा। भाईजान कैसी स्टोरी है ये, द गार्डियन की है पैन। अच्छा ऐसे, अच्छा जनाब चलो कुछ अच्छी खबरें भी आपको सुना देते हैं। अच्छा जी अच्छी खबर, बल्कि अच्छी नहीं बहुत ही अच्छी, एंड इनफैक्ट इट इज़ एन अमेजिंग न्यूज़ फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान के लिए बड़ी न्यूज़ ये है, वैसे तो वो कनेडियन फिल्म मेकर हैं लेकिन हैं तो पाकिस्तानी। ऑस्कर विनिंग फिल्म मेकर शर्मीन उबैद चिनॉय जो हैं उनको डायरेक्टली कहा गया है कि जो अपकमिंग स्टार वॉर्स की मूवी है वो आपने बनानी है, और उन्होंने ये दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट टाइम कि एक औरत जो होगी इस फ्रेंचाइज को डायरेक्ट करेगी। लेकिन जाहिर है कि राइट विंग क्रिटिक्स जो हैं उन्होंने बेतहाशा इनके ऊपर एतराज किया है कि स्टार वॉर्स जैसी इंस्टॉलमेंट जो है इनको एक औरत को, और वो भी एशियन जो उसकी ओरिजिन की है, उसको कैसे दी जा रही है। क्योंकि उन्होंने, वैसे तो वो खुद बहुत खुश हैं, वो कहती हैं मैं बड़ी थ्रिल्ड हूं, लेकिन जो लोग उन पर एतराज कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि ये जो
फिल्म है, ये इनको नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि 2015 में इन्होंने विमेन इन वर्ल्ड समिट में कहा था कि मैं जो मर्द हैं उनको अनकंफर्टेबल कर देती हूं अपने आर्ट से। तो दिस इज अ वोक कमेंट, तो ऐसी औरत को ये नहीं देना चाहिए था। बहरहाल जी, ये बहुत बड़ी फिल्म होगी और इसके अंदर स्टार करेंगी डेजी रिडली एंड शी विल प्ले द प्रोटैगनिस्ट रे। तो बिग थिंग फॉर पाकिस्तान, बिग थिंग फॉर हर, बट शी इज़ अ कनेडियन पाकिस्तानी है जी, तो कनेडा भी इसमें प्राइड ले सकता है। अच्छा जनाब, जीनत अमान साहिबा जो है उन्होंने आज फिरोज खान साहब को याद किया और उन्होंने कहा जी वैसे तो मेरा उनके साथ बाद में बहुत प्यार हो गया था। फिरोज खान साहब जो कि लंग कैंसर से 2009 में जिनकी डेथ हो गई थी, लेकिन आज जीनत अमान ने उनको याद करते हुए कहा जी कि मैं कैसे कुर्बानी जो इनकी फिल्म थी 1980 में आई थी, बड़ी सक्सेसफुल रही थी, उसका हिस्सा कैसे बनी। वो कहते हैं जी कि ये मैंने अभी ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में अभी लेटेस्ट लफ्ज देखा है कि करिश्मा के लिए वर्ड अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूज कर रही है रिज यूज करिए। तो वो कहती हैं जिंदगी में अगर मैंने किसी में रिज देखा है तो वो जो है फिरोज खान साहब थे। लेकिन शुरू में मेरा उनके साथ बड़ा ही रॉकी रिलेशनशिप था। वो एक अपनी फिल्म बना रहे थे 70s में, मैं बड़े राइज पे थी और मुझे उन्होंने कहा जी कि आपने सेकंड लीड में प्ले करना है। तो मैंने कहा जी मैं तो सेकंड लीड में नहीं प्ले करूंगी। तो फिरोज खान साहब बड़े नाराज हो गए, उन्होंने बड़ी कहती हैं जी मुझे गालियां वालियां दी। उसके बाद कुछ महीनों के बाद उन्होंने फिर से मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि कुर्बानी में लीड रोल अब मैं तुम्हें दे रहा हूं, अब इसके लिए ना करना और अब ये ले लेना। तो कहती हैं जी बस फिर मैंने ले ली, फिर मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई। एंड जनाब जो न्यू डॉक्यूमेंट्स आए हैं जेफरी एप्स्टीन के, जो कि आपको पता ही है फाइनेंसर हैं जिन्होंने कि अपने आप को मार लिया था 2019 में सेक्स ट्रैफिकिंग के चार्जेस के ऊपर वेट करते हुए, उसमें अब नए नाम सामने आए हैं कि बेशुमार हॉलीवुड के स्टार्स जो हैं वो भी इनके साथ कॉन्स्टेंटली बात करते थे, जिनमें लियोनार्डो डाइकैप्रियो, केट ब्लैंचेट, कैमरून डियाज, ब्रूस विल्स, केविन स्पेसी, ये सारे थे। वो कहते हैं जी वैसे तो कहा जाता है कि ये इन टच थे बहुत ही रिच और पावरफुल लोगों के साथ जो इनके क्लाइंट्स थे, लेकिन एज सच जिसका जिक्र अखबार कर रहे हैं कि लिस्ट थी इनके पास, लिस्ट थी, वो लिस्ट एज सच उनके पास नहीं थी। तो अब ये जो नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसके अंदर वो वैसे कहते हैं जी कुछ ऐसा नया नहीं है। पिछले 20 साल से न्यूज़पेपर्स, टीवी डॉक्यूमेंट्रीज, इंटरव्यूज, लीगल केसेस, बुक्स जो इन पे लिखी गई हैं उसमें सारी वही मिली जुली बातें हैं। दीपिका पाडुकोण जो है आज एक इंटरव्यू दे रही थी और उन्होंने कहा जी कि मेरी जो वैल्यूज़ मेरे पेरेंट्स ने दी हैं, मैं और रणवीर हम सोचते हैं कि हम भी अपने बच्चों को वैसी ही वैल्यूज़ दें जैसे मेरे फादर प्रकाश पाडुकोण और मेरी माँ उजाला ने मुझे और मेरी बहन अनीशा को दी हैं। और वैसे तो मैं सेलिब्रिटी आप लोगों के सामने होंगी, पर घर में मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आई एम अ डॉटर एंड अ सिस्टर, और सब लोग मुझे एज अ सेलिब्रिटी कोई भी मुझे ट्रीट नहीं करता और मैं बिल्कुल, बच्चे भी मुझे पसंद हैं, हम दोनों ही बच्चों से प्यार करते हैं एंड आई कांट वेट टू स्टार्ट माई ओन फैमिली विद रणवीर। पाकिस्तान इंडिया जो है एक दफ़ा फिर से आमने सामने हो सकते हैं। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के जो ग्रुप मैचेस शुरू होने वाले हैं जून 9 से न्यूयॉर्क में, और वो कहते हैं जी कि इसके होस्ट कर रहे हैं यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़, और ये मैचेस होंगे बिटवीन जून 4 से 30 विद 20 टीम्स। इसमें 4 ग्रुप्स होंगे। जो ग्रुप इंडिया पाकिस्तान का है उसमें आयरलैंड और कनेडा और यूएसए भी है। पाकिस्तान का फर्स्ट मैच यूएसए के अगेंस्ट होएगा जून 6 को, फिर उसके बाद जो है इनका जो दूसरा मैच कनाडा से है जून 11 को है न्यूयॉर्क में, आयरलैंड के साथ होएगा फ्लोरिडा में जून 16 को। जो फर्स्ट राउंड है उसमें हर टीम में से 2-2 टीमें जो हैं वो जीत के आएंगी इन द सुपर 8 राउंड। फिर इस सुपर 8 राउंड को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाएगा और आईसीसी जो है उसने स्केड्यूल सारे क्रिकेट बोर्ड्स को और ब्रॉडकास्टर्स को भेज दिया फॉर अप्रूवल। फाइनल स्केड्यूल जो है इसका सामने आएगा। बहरहाल ये न्यूज़ सुन के लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं कि एक दफ़ा फिर इंडिया पाकिस्तान को देखने को मिलेगा। और जनाब ब्रॉनी जेम्स, लेब्रॉन जेम्स के बेटे, सन ऑफ ये जो हैं लॉस एंजल्स लेकर्स हैं लेब्रॉन जेम्स, उनके बेटे, उन्होंने जनाब आज लोगों को बड़ा वाव किया क्योंकि ये जो है फर्स्ट कॉलेज बास्केटबॉल सीजन जो है शुरू हो गया। उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया जो है उसकी तरफ से खेल रहे थे, तो इनको जो फ्रेशमैन हैं एजिया कोलियर, उन्होंने इनको एक पास दिया जिसके के ऊपर इन्होंने एली ऊप डंक किया, जिसके के ऊपर लोग गागा हो गए और उन्होंने कहा वाह 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 क्या बात है, लेब्रॉन का बेटा है। लेब्रॉन जेम्स जो है उस वक्त वहां पे तो नहीं थे, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने बेटे को काफी चीयर किया और फैंस जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई लाइक फादर लाइक सन। तो बड़े कुछ, और कुछ इसलिए भी है, आपको पता ही है कुछ अर्सा पहले ये काफी बीमार था, इसको हार्ट अटैक आ गई थी और इसको रेस्ट मिल गया था, तो लोग काफी डर गए थे। नाउ ही इज फिट एज अ फिडल। अच्छा जनाब, डेविड वार्नर साहब जिनके बारे में हमने आपको बताया था कि वो टेस्ट क्रिकेट को खुदा हाफिज बोल रहे हैं, तो अभी ये जो थर्ड मैच शुरू हुआ था टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ, इसमें सिर्फ 34 रन ही बना सके और इनको बड़ा वार्म लेकिन वेलकम दिया गया जब ये जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इस टेस्ट के बाद ये खुदा हाफिज कहेंगे टेस्ट क्रिकेट को। तो चाहते थे वैसे सेंचुरी बनाना, लेकिन बना नहीं सके क्योंकि पाकिस्तान की इंतहाई धुआंधार किस्म की जो थी वो बॉलिंग थी। साइम अयूब ने हालांकि इनका जो एक कैच 20 पे ड्रॉप किया था, लेकिन ये ज्यादा उसको आगे लेके नहीं जा सके। लंच तक ऑस्ट्रेलिया के 70
78 फॉर 1 थे, उस्मान ख्वाजा 35 और मार्कस लेबुशेन जो हैं 3 के ऊपर खेल रहे थे। और जो पाकिस्तान था उसने अपनी फर्स्ट इनिंग में 313 बनाए थे। तो आज बड़े ही जो है इनकी आंखों में आंसू थे जब ये जा रहे थे। और पाकिस्तान की जो बैटिंग जो बॉलिंग थी वो जैसे मैंने कहा धुआंधार थी। तो इन्होंने जो है पहले 1 घंटे में सिर्फ 33 रन बनाने दिए वार्नर और ख्वाजा को भी, लेकिन डेविड वार्नर के लिए सबने आज तालियां बजाई कि भाई इलस्ट्रेट जो था इसका करियर था। ठीक है जी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज अबाउट मैगूरा, बांग्लादेश। मैगूरा के रहने वाले हैं, आपको पता ही है, उनके बहुत ही एज क्रिकेटर शकीबुल हसन साहब। शकीबुल हसन साहब जो हैं उनको देखने के लिए आज जब ये पहुंचे मैगूरा के अंदर तो हज़ारों ही लोग वहाँ पे खड़े हुए थे। ये अपनी सब से उतरे, इन्होंने बड़े इलेक्शन स्टाइल में लोगों के साथ जो है वो वेव उनके ऊपर किया। तो आपको पता ही है जनवरी 7 को अब यहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं, नेशनल इलेक्शंस बांग्लादेश में। तो उस सिलसिले की ये कैंपेन कर रहे थे। तो वैसे तो ये ही विल बी पार्ट ऑफ नेशनल क्रिकेट, लेकिन ये जो है अवामी पार्टी जो इस वक्त रूल कर रही है बांग्लादेश को, उसकी तरफ से इलेक्शंस लड़ रहे हैं। तो आज जब जर्नलिस्टों ने उनसे पूछा कि आप कैसे लड़ रहे हैं इलेक्शन यहाँ से मैगूरा से, उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क के हर शहर की एक स्पेशलिटी है। कहीं की जो है कपड़ा बहुत मशहूर है, कहीं के खिलौने, किसी की चीज़ें। मैगूरा जो है, मैगूरा में एक ही चीज़ मशहूर है और वो है शकीबुल हसन, यानी कि मैं। तो इसलिए मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ, लोग मुझसे प्यार करते हैं तो मैं इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। तो ये है जी हमारी आज की खबरें सारी। थैंक यू सो मच।